आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र के रूप में देखी जाती थी और लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद जैसा उनका राजनीतिक करियर खत्म हुआ, वैसा उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक दिन अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। जो सेना उन्हें सैल्यूट करती थी, उनके ही चीफ ने उन्हें देश छोड़ने को कह दिया। आर्मी चीफ वकार उजमान ने उन्हें सिर्फ 45 मिनट का समय दिया ताकि शेख हसीना अपने जरूरत का सामान 4 सूटकेस में बांधकर देश छोड़कर दूर चली जाए। लेकिन देश छोड़ने से पहले देश को आखिरी बार संबोधित करना चाहती थी शेख हसीना, लेकिन इसकी भी इजाजत आर्मी ने उन्हें नहीं दिया और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे देश में भारी हिंसा होने लगी और बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक हिंदू के घर में बांग्लादेश के हिंसक लोग हमला कर रहे हैं। Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating. पिछले महीने बांग्लादेश में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला और टाइम के साथ साथ प्रोटेस्टर्स और भी ज्यादा हिंसक होते गए। इसको देखते हुए बांग्लादेश में एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया जाता है। देश भर के स्कूल और कॉलेज को भी बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को भी बंद कर दिया जाता है। इस वायलेंट प्रोटेस्ट में लगभग 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स और 20 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं और एक अनुमान के अनुसार अब तक बांग्लादेश को 3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस प्रोटेस्ट के पीछे सीधा एक कारण है रिजर्वेशन। बांग्लादेश के यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ और ये कोटा सिस्टम जिसकी वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बांग्लादेश के इतिहास में। जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली पाकिस्तान से, जिसमें इंडियन आर्मी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा और उस टाइम की भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनके नेतृत्व में ये सब हुआ। और बांग्लादेश की आज़ादी मिलने के बाद मुजीबुर रहमान ने अपनी सरकार बनाई और 1971 में जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई किया उन्हें फ्रीडम फाइटर्स बोला गया। और उसी समय मुजीबुर रहमान की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने एक ऑर्डर इशू किया था फ्रीडम फाइटर्स के लिए कि ये कोटा सिस्टम होना चाहिए और ये सब हुआ बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के एक साल बाद 1972 में। बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया था फ्रीडम फाइटर्स के लिए और इसके अलावा भी कुछ रिजर्वेशन था, जैसे कि 10% अफेक्टेड वुमेन्स, 10% पिछड़े लोगों के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए। कुल मिलाकर ये 56% था, जिसमें सबसे ज़्यादा 30% यानी फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व किया गया। हालांकि इसको लेकर टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहे हैं, जैसे 1997 में ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी रिजर्व कर दिया गया और फिर 2010 में इस कोटा सिस्टम को बढ़ा करके फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी रिजर्व कर दिया गया। 2010 के इस कोटा सिस्टम में चेंजेस के बाद 2012 में एक बड़ी मूवमेंट हुई जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन ना देने की बात कही गई थी। फिर 2018 में बांग्लादेश की सरकार प्रेशर में आकर बाद में ये सर्कुलम जारी किया कि ये कोटा सिस्टम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए हटा दिया जाए, जो कि काफी हद तक उनका सही डिसीजन था। लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7-8 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ, जिसका फैसला 5 जून 2024 को आता है, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को 30% रिजर्वेशन देने की बात कही गई होती है और यही रीजन होता है जिसकी वजह से पूरे देश में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखने को मिलता है। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि ये कोटा सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन दिया जाए। 10 जुलाई 2024 को ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है और इधर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और भी ज्यादा उग्र होने लगता है, जिसके साथ अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी देने लगती है और प्रोटेस्ट से निपटने के लिए 10,000 से ज्यादा आर्मी को रोड पर उतार दिया जाता है और पुलिस भी प्रोटेस्टर्स को रोकने का काम कर रही थी, जिसमें पुलिस रबर बुलेट्स और टीयर गैस का भी इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन प्रोटेस्टर्स और भी वायलेंट होते जा रहे थे। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाने लगते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रोटेस्टर्स का कहना यह था कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला स्टूडेंट्स के डेथ पर। और इसी बीच पीएम शेख हसीना का एक बयान आता है जिसमें वो बोलती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को ये बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही स्टेटमेंट्स कुछ अवामी लीग पार्टी के मिनिस्टर्स की तरफ से भी आता है। दोस्तों, यहाँ पर रजाकार का मतलब होता है हेल्पर, लेकिन यहाँ पर
पर रजाकार का मतलब था जो 1971 में एक मिलिट्री ग्रुप था रजाकार बाहिनी जो बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी जो कि बांग्लादेश की आजादी के लिए काम कर रहा था, जिसके लीडर थे शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रोटेस्टर जो कि रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस रजाकार वाली बयान के बाद वहां के स्टूडेंट्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है कि फ्रीडम फाइटर्स के इस कोटा को कम करके 5% कर दिया गया, और 1% फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए और 1% बाकी के माइनॉरिटीज और ट्रांसजेंडर के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और भी उग्र होते गए शेख हसीना के बयान के बाद। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आर्मी के प्रेशर में आकर रिजाइन कर देती हैं, और आर्मी इन्हें 45 मिनट को समय देती है देश को छोड़ने के लिए, जिसके बाद शेख हसीना अपने जरूरत का सामान पैक करके अपनी छोटी बहन के साथ हेलीकॉप्टर से इंडिया आ जाती हैं। और इसके बाद बांग्लादेश की आर्मी के चीफ वकारुज्मान ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आई एम द इंचार्ज नाउ, और अपने देश के लोगों को ये भी बताया कि उन्होंने अपोजिशन लीडर से मीटिंग करी है, कुछ टाइम के बाद फेयर इलेक्शंस कराए जाएंगे, और प्रोटेस्टर्स से वॉयलेंस के रास्ते ना जाने का अनुरोध भी किया। दोस्तों आपको बता दूं कि शेख हसीना और जनरल वकारुज्मान से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों ने काफी समय तक देश के कार्यों में एक दूसरे का साथ दिया, और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के चाचा के दामाद हैं वकारुज्मान, जिन्होंने अब बांग्लादेश का कमान अपने हाथों में ले लिया है। वहीं पर शेख हसीना इंडिया आकर सबसे पहले अजीत डोभाल से मिलती हैं, और इंडिया से उनका इंग्लैंड जाने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ शांति तलाश कर रहा बांग्लादेश फिलहाल जल रहा है, और इस आग में सबसे ज्यादा हिंदू जलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मशहूर लोकगीत गायक राहुल आनंद के घर में लुटेरों ने दस्तक दी। घर को लूटा ही नहीं बल्कि उन्हें जला भी दिया। कहानी सिर्फ आनंद की ही नहीं है, इस्कॉन टेम्पल सहित कई मंदिरों को भी जलाया और तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के एक न्यूज वेबसाइट द डेली स्टार में 7 अगस्त को एक खबर छापी जाती है, जिसका हेडिंग होता है अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स, हाउसेज एंड बिजनेसेस इज गोइंग ऑन। बांग्लादेश के पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के अनुसार बांग्लादेश की कुल आबादी 16,98,28,911 है। इनमें हिंदू 1,34,44,204 है, और कुल मुसलमान 15,04,00,000 हैं। बांग्लादेश में कुल हिंदू 7.96% रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां के 90% मुस्लिम का ये कहना है जितने भी हिंदू हैं वो अवामी लीग पार्टी के सपोर्टर है, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और इनके वजह से देश की ऐसी हालत हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। दोस्तों शेख हसीना के रिश्ते भारत से काफी अच्छे थे, और वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करती रहती थी। और अब शेख हसीना के इंडिया से जाने के बाद इंडिया अपने बॉर्डर्स पर आर्मी को बढ़ा दिया है, जिनमें बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। फ्यूचर में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे होंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में या तो आर्मी रूल है या फिर वो इंडिया के खिलाफ है। यहाँ पर हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।